हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माँ शारदे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये दिख रहा होगा थंबनेल, यूपी टेट 2022 न्यू सिलेबस क्या है, बेस्ट बुक्स कौन से हैं, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, 130 प्लस स्कोर कैसे करें, इंग्लिश सब्जेक्ट को लें या संस्कृत, इनमें से ऑप्शनल होता है, इसमें से कौन से सब्जेक्ट बेहतर होंगे, यानी किस सब्जेक्ट पे कितना स्कोर कर सकते हैं, आज हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए, पूरी सिलेबस की जानकारी मैं आज देने वाला हूं। और बहुत महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, यानी बहुत से बच्चे होते हैं कोचिंग के चक्कर लगाते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उनके चक्कर से आपको क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी। बेहतरीन तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश यूपी टेट फर्स्ट पेपर के लिए मैं बातचीत करूंगा। पेपर फर्स्ट के लिए बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा उस पर मैं बात कर लेता हूं। विषय टोटल कितने होते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है, और उसके बाद टोटल अंक कितने का होता है। तो सीडीपी आपने देखा होगा, जिसे बाल विकास कहते हैं, 30 नंबर का आता है, यानी 30 प्रश्न होते हैं प्रत्येक, यानी ये इंफॉर्मेशन सभी बच्चों को होगी। 30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का होता है। दूसरे की बात कर लेते हैं, हिंदी सब्जेक्ट होता है, उसमें 30 अंक होते हैं, यानी 30 प्रश्न होते हैं, और उसके बाद प्रत्येक का 1 अंक होता है, यानी 30 नंबर का होता है। उसके बाद सेकंड भाषा के रूप में क्या होता है, द्वितीय भाषा के रूप में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू या संस्कृत, कोई भी भाषा आप चुन सकते हैं मेरे दोस्तों। तो वो भी कितने नंबर का होता है, 30 नंबर का होता है मेरे दोस्तों, यानी 30 प्रश्न 30 नंबर का होता है। उसके बाद मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अहम रोल निभाती है। 30 में 30 होते हैं, यानी 30 प्रश्न होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ईवीएस की अगर मैं बात करूं, 30 नंबर के प्रश्न होते हैं और 30 अंक मिलते हैं। तो टोटल 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक मिलते हैं। ये हमने विषय पे बात करी, कौन कौन से विषय हैं, तो मैंने बताने का प्रयास किया। पहला विषय ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ऑप्शनल होता है, चौथा महत्वपूर्ण होता है गणित, उसके बाद पांचवा होता है इंपॉर्टेंट। यानी प्रत्येक 30 नंबर का होता है, तो 30 गुणे 5 कितने होते हैं, 150 क्या होंगे, प्रश्न होंगे। और 150 30 गुणे कितने होते हैं, 5, यानी 150 क्या होते हैं, नंबर का होता है। 150 में 130 प्लस कैसे लाएं, ये आपने अभी देखा थंबनेल में। तो उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात तो समझ में आ गई होगी। आगे मैं बात कर लेता पेपर 2 के बारे में बात कर लेता हूं। किसके पेपर 2 के बारे में अगर मैं आप सभी से बात कर लूं, यहां पर विषय की बात है, प्रश्नों की संख्या है, और उसके बाद टोटल अंक कितने हैं। बाल विकास 30 नंबर का है और हिंदी कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। इसमें से 3 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 3 में से 1 सब्जेक्ट आपको चॉइस करना होता है, ये ऑप्शनल होता है। और मैं अभी बताऊंगा कि आपको संस्कृत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, गणित और विज्ञान दो में से एक सब्जेक्ट रहते हैं। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जो यानी कि जिन्होंने बीएससी और बीकॉम वगैरह किया है, और उसके बाद ये होते हैं सामाजिक विज्ञान, आप ले सकते हैं जिन्हें बीए वगैरह किया है। तो यहाँ पे ये 60 नंबर का होता है। टोटल क्या होता है, 150 अंक होते हैं और 150 प्रश्न होते हैं। सेम पैटर्न रहता है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं, यानी सिलेबस पर बातचीत करते हैं। क्या है, जैसे कि ये यूपी टेट पेपर फर्स्ट और फर्स्ट का सिलेबस है, उसके बारे में मैं आप सभी से बातचीत करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हमने दे दिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, लेसन क्या है, क्या क्या पढ़ना है। तो आपको बाल विकास के बारे में पढ़ना है, विकास की अवस्थाएं कितनी है, यानी बाल विकास क्या होता है, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो प्रमुख रूप से सीडीपी में 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक शैशव अवस्था होती है, एक बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था इंपॉर्टेंट होती है। अवस्थाओं से 100% प्रश्न बनता है। उसके बाद अधिगम और अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यानी जितने भी इसके सिद्धांत हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर ये हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी बाल विकास सीडीपी की बात करेंगे तो ये सर कितने नंबर का होता है, 30 प्रश्न होते हैं और 30 नंबर का होता है। 30 आप 30 कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बात करूंगा। 30 में 30 आते हैं, 90% बच्चों के आते हैं। बट अगर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, कहने का मतलब नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट जो है वो आपका सीडीपी है। बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हैं अगर सीडीपी में
आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, कहने का मतलब है मेरे दोस्तों अगर 40 से 50 घंटे आप सीडीपी को पढ़ लेते हैं तो वादा रहा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके बाद मौखिक और लिखित रूप से विचारों में संप्रेषण के लिए भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ लिखना है। और उसके बाद ये अगला टॉपिक आता है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौती, भाषा विकार, कठिनाइयां, त्रुटियों, विकार। भाषा कौशल बहुत पूर्ण इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कौशल कितने हैं हम बताएंगे अभी आपको, कितने कौशल हैं, ये कब से मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चलेंगी उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। और उसके बाद अगला चैप्टर आपका कौन सा आता है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये अधिगम के ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अध्यापन और अधिगम की बात होती है तो सामग्रियां, अधिगम संबंधी जो सामग्रियां होती हैं, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या जाता है, उपचारात्मक अध्ययन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि ये जो न्यू सिलेबस है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं वो मैं बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्तों। और उसके बाद बहुभाषिकता पर बहुत जोर दिया गया है, ये 100% यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा ही जाता है। उसके बाद मैं बातचीत कर लेता हूं, जैसे कि इसमें और क्या है, सीखना और शिक्षण शास्त्र होता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ये क्या था, ये सीडीपी का पूरा पोर्शन था, हमने बताया 30 आप 30 कैसे लाएंगे। केवल आज हम सिलेबस पे बातचीत करेंगे यानी पाठ्यक्रम पे बात करेंगे। सब्जेक्ट नंबर दूसरा कौन सा है, हिंदी है, ये दूसरा है। कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2, इस पर भी बातचीत करेंगे। इसमें अपठित अनुच्छेद आते हैं जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन से क्या प्रश्न, 100% वर्णमाला से, कहने का मतलब है वर्णमाला से 3 से 4 प्रश्न 100% आते हैं। वर्णमाला एक अच्छा चैप्टर है, कहने का मतलब इसे पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या जाता है, वर्णों के मेल, मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना। और उसके बाद हिंदी में सभी ध्वनियों में पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जैसे कि इसके सा के बारे में जानकारी, सा, बा, वा, ढा, डा, छा, चा, ड़ा तथा ना की ध्वनियां, ये इंपॉर्टेंट है, ये विशेष है मेरे दोस्त। हिंदी में अगर आप मेहनत करेंगे तो 30 आप 30 लेकर के आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मैं अपना रिजल्ट भी साझा करूंगा, 30 अब 30 मेरे भी हैं हिंदी में, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। उसके बाद मैं बात कर लेता हिंदी भाषा की ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियां, ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। सभी मात्राएं, सभी प्रकार की मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं उस पर मैं भी बातचीत करूंगा। ये किस पर, ये सिलेबस पर बातचीत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जितना भी सिलेबस है, कहने का मतलब अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो सबसे पहले आपको सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी कि सफलता का एक सबसे बड़ा ही उद्देश्य, लक्ष्य ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, ये हमें पता होना चाहिए। बच्चे क्या होते हैं, हिंदी की कोई पुस्तक ले आते हैं उससे पढ़ते रहते हैं, नहीं मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है आपको किस पुस्तक से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत मायने रखता है। कम समय में सटीक तैयारी कैसे की जा सकती है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या पढ़ना, विराम चिन्हों को पढ़ना है, अल्प विराम जैसे आ जाते हैं, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत शब्द, आतुकांत शब्द, आतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द ये आ जाते हैं। वचन, लिंग एवं काल, ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या पढ़ना, प्रत्यय पढ़ना, उपसर्ग है, तत्सम तद्भव भी पढ़ना है, देशज शब्द पढ़ना है, शब्दों की पहचान, उनमें अंतर, यानी ये इंपॉर्टेंट है। तत्सम तत्भव, देशज विदेशज, इसमें से 100% क्या हो जाता है, शब्द के भेद, यानी पूरा जो शब्द है, शब्द के भेद जितने भी हैं वो पढ़ने हैं आपको। लोकोक्तियों मुहावरों से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। संधि इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, अगर संधि की बात कर लेते हैं मेरे भाई तो स्वर संधि आपको पढ़ना है। दीर्घ स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि पढ़ना है। और उसके बाद व्यंजन संधि को पढ़ना है। उसके बाद विसर्ग संधि, यानी संधि से आपके 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। संधि हो गया, समास हो गया, जहां से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना, वाच्य पढ़ना है, समान एवं अलंकार पढ़ने, अलंकार के भेद, वाच्य बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और उसके बाद समान नहीं, यहाँ पे समास है, क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, समास है, क्या पढ़ना है, समास और अलंकार पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कवियों एवं लेखकों की रचनाएं 3 से 4 नंबर यहां से मिल जाते हैं मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें नहीं है। यहां से शिक्षण के भी 1-2 प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। 2 प्रश्न यहां से भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्ययन के सिद्धांत, यहाँ ये यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सीटेट की परीक्षा के लिए रामबाण है। कभी कभी यूपी टेट में पूछा जा सकता है सुनने वाली भाषा तथा कार्य बालक के किस उपकरण में प्रयोग किए जाते हैं। मौखिक लिखित ये सब किसमें पूछा जाता है, सीटेट में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद अगर मैं बातचीत कर लेता मेरे भाई, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है मौखिक एवं लिखित भाषा के संप्रेषण। उसके बाद क्या आ जाता है, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने वाली चुनौतियां। ये सब सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसके दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीटेट। यानी ये कुछ नहीं, बहुभाषिकता, ये मल्टीमीडिया, ये इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, यानी यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो यूपी टेट में हिंदी में क्या पढ़ना था वो मैंने बताया, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। और उसके बाद ये सिलेबस में दिया है बट यहाँ से अभी तक नहीं आया है, तो यहाँ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट सिलेबस में है, पढ़ सकते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अधिगम में अर्जन। यहाँ भाषा अधिगम के सिद्धांत कभी नहीं पूछे गए। अधिगम अर्जन सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी हमने बताया है आप सभी को। तो चलिए अगले सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, अगले सब्जेक्ट ही मैं बातचीत कर लेता हूं। कौन सा अगला सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। अगला सब्जेक्ट आ जाता है मैथ। मैथ के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूं आपको। 30 आप 30 कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। कहने का मतलब है सफलता मेहनत करने वालों पे ही जान लुटाती है। ये सत्य बात है मेरे दोस्त, ऐसे वैसे लोगों पे जान नहीं लुटाती है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैथ में क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है संख्याओं का जोड़ पढ़ना है। उसके बाद घटाना, गुणा और भाग, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब सर जोड़ है, घटाना है, जोड़ घटाना, गुणा और भाग, ये इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीजें आपको क्या है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है, एलसीएम, और उसके बाद क्या पढ़ना है, एचसीएफ, ये पढ़ना है मेरे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भिन्न, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से एक प्रश्न देख ही लिया जाता है आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं से किसी न किसी दृष्टि से छपा मिलता है। भिन्न हो गया, दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब मैं बता दूं। एकात्मक विधि जो होती है इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर यहां से आता है। प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लाभ हानि से 2 प्रश्न फिक्स होते हैं। साधारण ब्याज से अभी तक 1 बार क्वेश्चन 2 बार आता है, तो 1 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा तो आएगा। उसके बाद ज्यामिति से मेरे दोस्तों 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आकार एवं प्रिज्म, ये अगर मैं पूरी कुंडली की बात कर लूं मेरे दोस्त, यहां से हमने बता दिया ज्यामिति से 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं। ज्यामिति में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आकार पढ़ना है, प्रिज्म पढ़ना है, कोण पढ़ना है, महत्वपूर्ण कोण जैसे त्रिभुज पढ़ना है, मंडलियां पढ़ना है। उसके बाद ये पैसों से 1 क्वेश्चन अभी तक हर एक एग्जाम में टारगेट होता है, 1 क्वेश्चन ये पढ़ना है पैसों से। उसके बाद क्या पढ़ना है, जोड़ घटाना पढ़ना है। क्या जोड़ घटाना, इकाइयां और माप पढ़ना है। त्रिभुज एवं चतुर्भुज का परिमाप ये इंपॉर्टेंट है। पंचांग यानी कैलेंडर से 1 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आयतन पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है, यानी 2D आकृति और 3D आकृति को पढ़ना है। समय और दूरी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गणित शिक्षण शास्त्र ये नहीं पूछा जाता है, 1 प्रश्न पूछ लिया जाता है। गणित की प्रकृति, अवधारणा एवं रणनीतियां, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, ये सब सीटेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसकी, सीटेट की दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये इसमें नहीं पूछा जाता है। गणित का समुदाय ये क्या है, ये सब सीटेट में पूछा जाता है, यानी सीटेट में पूछा जाता है, यूपी टेट में नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद अगला सब्जेक्ट आ जाता है पर्यावरण की मैं बात कर लेता हूं। तो परिवार सबसे पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, स्वच्छता आ जाता है। आश्रय आ जाता है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। वनस्पति एवं जीव आ जाता है, हमारा परिवार आ जाता है, यानी हमारा पर्यावरण आ जाता है। उसके बाद मेला और पानी, स्थानीय व्यवसाय और व्यवसाय, और उसके बाद परिवहन और संचार आ जाते हैं। खेल और खेल आत्मा हो जाते हैं। भारत आ जाता है, भारत यानी ज्योग्राफी पूरी पढ़ना होता है मेरे दोस्तों। भारत में
क्या क्या पढ़ना है, तो भारत में सबसे पहले नदियां पढ़ना है, उसके बाद क्या आ जाते हैं, पहाड़ है, महत्वपूर्ण पठार है, वन हो गया, परिवहन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, महाद्वीप एवं महासागर, हमारे राज्य 28 राज्य हैं भारत में, वो भी पढ़ना है, नदियों के बारे में पढ़ना है, पहाड़ों के बारे में, पठार हो गया, वन हो गया, परिवहन और संविधान। ये रिपीट हो गया, 2 बार लिख गया है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद संविधान इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संविधान भी क्या होता है हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स होता है, यानी 5 नंबर का संविधान आता है। तो संविधान के अंतर्गत क्या पढ़ना है, सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है हमें, और उसके बाद क्षेत्रीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, इतना पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, नगर निगम पढ़ना है, जिला प्रशासन पढ़ना है, राज्य की प्रशासनिक प्रणाली, प्रबंधकीय, न्यायालय, न्यायिक, कार्यकारी आ जाता है, राष्ट्रीय त्योहार, प्रतीक, मतदाता प्रणाली, राष्ट्रीय एकता, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, जरूरत हमें किन किन चीजों की, समाज में अगर रहते हैं तो किन किन चीजों की जरूरत होती है, महत्व उपयोगिता किसकी, वातावरण की जरूरत, और उसके बाद महत्व और उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण अगला चैप्टर आ जाता है, पर्यावरण के प्रति समाज के कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए उस पर बातचीत की गई है। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए नियोजन योजनाएं, ईवीएस अध्ययन ये पूछा जाता है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं एवं कार्य क्षेत्र पूछा जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, शिक्षण के सीखने के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं, ईवीएस की दृष्टिकोण से अवधारणाएं। ईवीएस एक महत्वपूर्ण है, ये सब आ जाती हैं, शिक्षण सामग्री, ये सब किसमें, सीटेट में पूछा जाता है, यहाँ नहीं पूछा जाता है। तो ये जो सिलेबस रहा है वो हमने बताने की कोशिश करी है मेरे दोस्तों। यहाँ पर मैं बातचीत कर लेता हूँ, अभी तक मैंने बात किया, हम बातचीत कर रहे थे मेरे दोस्तों, इसमें हिंदी ले या मतलब हम बात कर लेते हैं, संस्कृत ऑप्शन ले लेते हैं, यानी अगर हम संस्कृत की बात करें या इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की बात करें मेरे दोस्तों, तो जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से हैं, यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं मेरे दोस्तों, मीडियम से हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि वो संस्कृत को ले लें। किसको ले लें, संस्कृत सब्जेक्ट को लें। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, यानी ENGLISH इंग्लिश मीडियम से हैं मेरे दोस्तों, इंग्लिश मीडियम से हैं, यानी इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इंग्लिश को चॉइस करें, किसको, इंग्लिश को ले लें। और अगर इंग्लिश ग्रामर अच्छी आती है तभी इंग्लिश को ले, वरना नहीं लें, क्योंकि होता क्या है, अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वादा है संस्कृत में आप अच्छा स्कोर कर लें। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहने का मतलब है मेरे भाई, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 30 ला सकते हैं। कहने का मतलब है संस्कृत में अगर बहुत ज्यादा नहीं, 1 महीने तक आप पढ़ लेते हैं 2-3-4 घंटे लगातार, तो संस्कृत में 30 ला सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। संस्कृत सबसे ज्यादा हाई स्कोर करने वाले सब्जेक्ट क्या है उस पर मैं बातचीत कर लेता हूं। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं उसकी मैं बात कर लेता, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं, महत्वपूर्ण विषय जो नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं, यानी नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट कौन से हैं, यानी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आ जाता है हिंदी। यह हिंदी आपको 100% पढ़ना है, हिंदी में 30 आप 30 ला सकते हैं। और उसके बाद संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर भी 30 नंबर का आता है। और उसके बाद CDP बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बाल विकास कहते हैं, ये 30 नंबर का है। और उसके बाद मैथ्स जिनकी अच्छी है वो भी 30 नंबर का पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है EVS आ जाता है, EVS बहुत से बच्चों का EVS अच्छा होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसको, इस पे फोकस करना है, कम से कम 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो इसमें अगर 25 नंबर तो ला ही सकते हैं। संस्कृत अच्छा स्कोर करेंगे तो यहाँ से भी 25 ला सकते हैं, यहाँ 25 प्लस लाएंगे, कहने का मतलब 30 तक कर सकते हैं, लेकिन मैं 25 ही मान लेता हूँ। ये सब्जेक्ट नंबर दिलाने वाले हैं, जिनका मैथ अच्छा है तो वो भी 25 नंबर कम से कम ला सकते हैं, और जिनका EVS अच्छा है तो वो 20 से 25 नंबर लेके आ सकते हैं। कितना हो जाता है, 125 आराम से हो जाता है। अगर कुछ नहीं लेकर के आते हैं, जिनका मैथ कमजोर है, मैं मान लेता हूं वो नंबर यहाँ पे 20 लेकर के आए या 15 नंबर लेकर के आए हैं, तो यहाँ वो हिंदी में बढ़ा सकते हैं, हिंदी में 28 या 29 नंबर लेके आ सकते हैं। संस्कृत में 30 में 30 लाते, CDP में 30 आप 30 25 नंबर इसमें वो लाते हैं जो कभी नहीं पढ़ते हैं, कहने का मतलब है कभी नहीं पढ़ते हैं, वो भी इतने नंबर लेकर के आते हैं। तो आप अगर सटीक तैयारी करेंगे, 3 से 4 घंटा डेली अगर पढ़ाई करेंगे तो ये वादा है हमारा, अच्छे नंबर आप लेकर के आएंगे।
उसके बाद अगले उस पे बात कर लेते हैं। अगला सब्जेक्ट जो होता है उस पर मैं बातचीत कर लूंगा दूसरे पेपर की। तो सब्जेक्ट वही है, बाल विकास में क्या क्या पूछा जाता है, बाल विकास की अवधारणाएं, शिक्षण एवं पात्रता, शिक्षण शास्त्र एवं शिक्षण के तरीके, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। ये भी 30 नंबर की होगी, सेम होगा। इसमें ये बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अपठित, अनुच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम आ जाता है, संज्ञा एवं सर्वनाम के भेद, सर्वनाम, विशेषण और उसके बाद क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य इंपॉर्टेंट होता है दोनों के लिए, ये कॉमन चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैं बातचीत कर लेता हूं। उसके बाद हिंदी, इसमें हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियां जैसे संयुक्ताक्षर, संयुक्त वर्ण, व्यंजनों एवं अनुस्वार एवं चंद बिंदु में अंतर, वर्ण क्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी, अपव्यय के भेद, अनुसार, अनुनासिक प्रयोग, रा के विपरीत वर्णों में प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल एवं संयुक्त और मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं वचन, आ जाता है लिंग काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, युग्म समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संधि एवं संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब आपको पढ़ना है मेरे दोस्तों। और उसके बाद जैसे अलंकार आ जाते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संयुक्त, ये इंपॉर्टेंट अलंकार है, उन्हें पढ़ना है। उसके बाद भाषा विकास का अध्ययन, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत कोई भी ले सकते हैं, सेम सब्जेक्ट रहता है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट होता है गणित में, इसमें थोड़ा सा अच्छा होता है। संख्या प्रणाली यानी सरलीकरण आ जाता है, प्रतिशत और अनुपात, रेखीय समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसमें मैथ थोड़ी अच्छी हो जाती है। एचसीएफ और एलसीएम यानी एलसीएम एंड क्या होता है एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैंकिंग आ जाता है, आंकड़े, पाई चार्ट आ जाते हैं, संभावनाएं आ जाती हैं, समय, कार्य एवं दूरी, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीजगणित एवं क्षेत्रमिति, और उसके बाद ज्यामिति, औसत आ जाता है, लाभ हानि, विविध अंक गणित प्रश्न, गणित की शिक्षण शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं एक प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है विज्ञान वाले जो है, विज्ञान ले सकते हैं मेरे दोस्तों। ये रहा आज का सिलेबस, मैंने बताने का पूरा प्रयास किया, ये इंपॉर्टेंट है ये सब हम। और उसके बाद एक हमारा वो बैच चल रहा है जिसे आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं, हम एक बता रहे हैं एसडी यादव जो पुस्तक है, यानी एसडी यादव की जो पुस्तक है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्तों, एसडी यादव की जो पुस्तक है मेरे दोस्त, यानी जो बुक है, उसका निशुल्क भंडारा देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? निशुल्क भंडारा। ये जो क्लास होती है मेरे दोस्तों, ये पूरी एसडी यादव की जो पुस्तक है उसका निचोड़ हम लेकर के आए हैं। वो उसमें कितने चैप्टर हो चुके हैं मैं बता देता हूँ। संख्या पद्धति को मैंने पढ़ा दिया है, और उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक को पढ़ा दिया, अनुपात और समानुपात को पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने अगला चैप्टर प्रतिशत को पढ़ाया है, यानी प्रतिशत को पढ़ा दिया है। और उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा होता है? लाभ और हानि, इतने चैप्टरों को पढ़ा दिया है, यानी कि प्रतिशत और लाभ हानि इतने चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है। एक एक प्रश्न पर डिटेल से बातचीत मैंने करी है। तो आगे जो भी चैप्टर बचे हैं उनको भी मैं कोशिश रहेगी पढ़ाने की, पूरी कोशिश रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, जो यूपी टेट का सिलेबस था वो मैंने पूरा डिस्कशन किया आप सभी को। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। जो चीजें बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इतना ही पढ़ना है। अब बता दें कहाँ से तैयारी करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, उस पर मैं बातचीत कर लेता हूँ। कहाँ से पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन, बच्चों की समस्या होता है। कहने का मतलब ऑनलाइन पढ़ें या कहते हैं ऑफलाइन पढ़ें, यानी ऑफलाइन पढ़ें। और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। वैसे तो मैं बता देता हूं सीडीपी 5 पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों की एक शॉर्ट में वीडियो बना लूंगा, उसमें सब चीजें बताऊंगा। कितने घंटे पढ़ना, अगर आप प्रत्येक दिन यानी कि हफ्ते में क्या कहते हैं 30 घंटे भी पढ़ाई कर ले रहे हो, 30 घंटे कम से कम पढ़ना है, तो ये वादा है 130 प्लस लेकर के आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में कुछ नई चीज बताने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैथ की जो फाउंडेशन बैच की क्लासेस चल रही हैं वो देखिएगा। यूपी टेट और सुपर टेट मैथ से बाहर नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जय हिंद साथियों।